सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रैंक बूस्टर सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पे रोटेशनल मोशन कवर करने जा रहे हैं। दिस वाज टेक्निकली स्केड्यूल्ड फॉर लाइव सेशन, लेकिन कुछ इंटरनेट इशू के कारण हमें इसे रिकॉर्डेड ही अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से इसका जो 3 पार्ट में रिवीजन हमने अपने चैनल पे किया है, बहुत ही डिटेल में है लेकिन बहुत कम समय में है। 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एट द सेम टाइम 2021 एंड 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है, सभी का लिंक नीचे है, आप उनको भी ज़रूर से देखें। ठीक है, अच्छा, एक और बात यह है कि हम लोग अपने सेशन में whenever you are needed to write a total kinetic energy of a pure rolling body, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज योर के एम आर स्क्वायर, जहां पे के जो है आपका वो कोएफिशिएंट है एम आर स्क्वायर का। इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1, इट मींस वो एक रिंग हो सकता है। अगर के की वैल्यू हाफ है तो वो डिस्क हो सकता है, 2/3 है तो हॉलो स्फीयर, और 2/5 है तो वो एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है। सो वी नो दैट टोटल energy is equal to translational kinetic energy plus rotational kinetic energy, which means half mv square plus half I omega square। ठीक है, तो यहां से आपको ये रिजल्ट निकल के आता है जो आपको बहुत स्पीड सॉल्विंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। रिकमेंडेड है कि हर क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन को पॉज करें, खुद से एक बार इसको ट्राई कर ले और फिर सोल्यूशन देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है और आपको जल्दी जल्दी सीखने की ज़रूरत है, तो आप सीधे सोल्यूशन पे बढ़ सकते हैं एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, तो ये सवाल जो है इसमें हमसे क्या कहता है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसपे 2 फोर्स लग रहा है, कैपिटल एफ। एक फोर्स आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है और एक फोर्स आपको सेंटर पे लग रहा है। ग्राउंड पे आपको फ्रिक्शन है, रफनेस है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, मान लीजिए कि जो सरफेस है वो इस डिस्क पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। मान लेते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल एफ है। हमसे कहता है कि अगर दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एफ, तो एन की वैल्यू कितनी है हमसे पूछी जा रही है। अच्छा, हमसे ये भी कहता है कि आप प्योर रोलिंग अज्यूम जरूर से करके चले। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको 2 टाइप का इक्वेशन लिखना पड़ता है। 1 इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नेट फोर्स कितना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2f है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल f है, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो ठीक है हमने a एक्सेलरेशन मान लिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये बॉडी आपको रोल भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा है, तभी तो यहाँ पे प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है। और क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है यानी a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर भी होगा, यानी अल्फा जो है वो आपको a बाई आर भी होगा। तो अगर हम लोग एक सेंटर c के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखे तो दैट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये कैपिटल एफ तो सेंटर से पास करेगा, उसका कोई टॉर्क होगा नहीं। एम जी और नॉर्मल दोनों सेंटर से पास करेगा, उनका भी टॉर्क नहीं होगा। ये कैपिटल एफ इस डिस्क को ऐसे घुमाना चाहता है और ये फ्रिक्शन इस डिस्क को ऐसे घुमाना चाहता है। सो दोनों ही आपको यहाँ पे सपोर्टिंग टॉर्क है। तो ये आपको हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई 2। अल्फा की जगह हम लोग यहाँ पे a बाई आर लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल आर, आर स्क्वायर, ये सब आपका खत्म हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको हो जाएगा 2f प्लस स्मॉल 2f इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप बेसिकली इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ma है और यहाँ पे भी ma है। सो दिस बिकम्स योर 2f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू 2f प्लस 2 स्मॉल f। सो यहाँ से आप देखिए आपका फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली 0 निकल के आ रहा है, यानी जो n की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 0। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 0 ही है। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आपने फ्रिक्शन पीछे क्यों लिया, आप चाहो तो आगे लेके सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर फिर भी सेम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंड एज आई सेड, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। सवाल देखिए, सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक स्मॉल, द स्मॉल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा एक सॉलिड बॉल है दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी कि प्योर रोलिंग हो रहा होगा।
along the track. The radius of the circular track is capital R. वो जिस हाइट से नीचे गिरा है that is 8 into R. हमसे पूछता है what is the horizontal force acting on it at point P. अगर ये फोर्स 5x है तो x की वैल्यू क्या है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका ये एक छोटा सा बॉल है, राइट? ये एक छोटा सा आपका बॉल है जो कि इस तरीके से रोल करता हुआ यहाँ से आता है और जब P पॉइंट पे पहुंचता है तो हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज दी फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो भैया आपको पता है ना कि अगर ये बॉल इस समय यहाँ पे है, इस समय अगर ये बॉल यहाँ पे है तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा वो तो नॉर्मल ही लग रहा है, जो कि ये कर्व्ड पोर्शन उस पे लगा रहा होगा. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये नॉर्मल क्या होगा? दिस इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पोर्शन. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाई आर. तो अब हमें जो चीज करना है वो ये है कि पता करना होगा कि ये वेलोसिटी v कितनी है. ये वेलोसिटी v अगर हमको पता चल गया तो हम ये n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर सॉल्व कर पाएंगे. अब यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना है. आपका बॉल यहाँ था, फाइनली आपका बॉल जो है वो इस हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, यानी आपका जो बॉल है वो कितना इफेक्टिवली हाइट लूज किया है. दिस हाइट लॉस्ट इज नथिंग बट 7 into r. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी. शुरुआत में बॉल की काइनेटिक एनर्जी 0 थी और P पॉइंट पे बाय द वे बॉल आपको रोल कर रहा था, राइट? बॉल की वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, एट द सेम टाइम बॉल आपको ओमेगा से घूम भी रहा था और प्योर रोल कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1, जहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी, सॉलिड बॉल है तो 2/5 + 1. तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, आपका जो पहली बात ये मास है वो कट जाएगा. दिस इज योर 7gr इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7/5. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी 7 भी आपका कट गया है और v स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज योर 10gr. तो आपको यहाँ पे v स्क्वायर आ गया है. अब क्या करेंगे? इस नॉर्मल में इसको पुट करेंगे. सो दिस नॉर्मल इज इक्वल टू m/r मल्टीप्लाइड बाई 10gr. खत्म. मास की वैल्यू 0.1 है, दिस इज 10, ग्रेविटी 10 और रेडियस तो अपना कट जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर 10 न्यूटन. सो 10 न्यूटन जो है वो अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स है. तो 5x की वैल्यू 10 है, यानी x की वैल्यू 2 रही थी. क्लियर है? सिंपल. आगे बढ़े. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है. नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपको शायद ही कभी देखने के लिए मिला होगा और सोल्यूशन इसका 1 लाइनर है. ठीक है. हमसे सवाल में क्या कहता है? अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving with a velocity v1 on a frictionless surface as shown in the figure. It passes over a cylinder of radius r and mass m which has a fixed एक्सिस एंड इनिशियली एट रेस्ट. तो आपका ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर आपको शुरुआत में रेस्ट पे था. ठीक है. यहां से एक ब्लॉक है जो कि आता है v1 वेलोसिटी से और इसके ऊपर चढ़ता है. तो क्या होगा? सबसे पहले इस ब्लॉक और इस सिलेंडर के बीच में स्लिपिंग रहा होगा, लेकिन हमसे सवाल में कहता है कि फ्रिक्शन काफ़ी अच्छा था. फ्रिक्शन जो है इट इज़ काफ़ी लार्ज, सो दैट बहुत जल्दी ही फ्रिक्शन जो स्लिपिंग है वो रुक जाती है और आपका वो जो है प्योर रोल करना शुरू कर देता है, राइट? उसके बाद क्या होता है? when it is losing contact, when the block is losing contact with the cylinder, it is having a velocity v2 which is equal to 2v1 by n. तो बताइए कि इस n की वैल्यू कितनी है? ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बनाएं तो यहाँ पे आपको सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है. इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है अभी बस चढ़ने की शुरुआत ही करने वाला है. यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ने वाला है. इस ब्लॉक की वेलोसिटी शुरुआत में v1 थी, राइट? अच्छा, ये आपका हो गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन. शुरुआत में फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट? ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, सिलेंडर के सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा. लेकिन अगर हम इस पूरे को एज अ सिस्टम ट्रीट करें तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फ्रिक्शन का मिला के जो नेट टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा. यानी कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो वी कैन बेसिकली अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. तो ये आपका इनिशियल सिचुएशन हो गया है. और फाइनल सिचुएशन कैसा है? तो भैया फाइनल सिचुएशन तो कुछ ऐसा है.
फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ब्लॉक V2 स्पीड से जा रहा था, और जब ब्लॉक V2 स्पीड से जा रहा था तब आपका सिलेंडर भी प्योर रोल कर रहा है, यानी कि नॉट प्योर रोल, वो रोटेट कर रहा है लेकिन स्लिपिंग नहीं है। यानी इस सिलेंडर का जो ओमेगा है, सिलेंडर का जो ओमेगा होगा फाइनली, दैट इज इक्वल टू V2/R। अब हम लोग यहां पे लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम में सिलेंडर रेस्ट पे है, ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा mv1 इंटू आर अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। फाइनली ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम है mv2 इंटू आर प्लस I इंटू ओमेगा। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होता है mr²/2 और ओमेगा की जगह आप यहां पे लिखोगे V2/R, ठीक है। तो यहां से आपका r² खत्म, m और m भी आपका जो है खत्म हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू योर V2 प्लस V2/2। So here you have V1 is equal to 3V2/2, which implies V2 is equal to 2V1/3। So if you compare from here, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आ रही है। क्लियर है एकदम? चलिए, सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट? ओके, नाउ अगेन अ वेरी टिपिकल एंड गुड क्वेश्चन। इस सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक रॉड है, और रॉड जो है इस पॉइंट पे इस वाले एज के ऊपर टिका हुआ है इस समय, ठीक है। ये दूरी आपको x है जो कि आप वेरी कर सकते हैं। हमसे पूछता है कि बताइए अगर आपने रॉड को रिलीज कर दिया, सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ gn⁴/L आती है, तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले पता करना चाहिए व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा सर, सो इस पॉइंट के अबाउट आपका जो रॉड है वो इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास से आपको mg पास करेगा, तो mg का ही टॉर्क लगने वाला है इस पॉइंट के अबाउट, एंड दैट टॉर्क विच इज mgx शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना होगा, तो यू विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से होता है ml²/12 और उसमें प्लस mx² आपको करना पड़ेगा। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, राइट, दिस अल्फा। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका पहली बात मास तो कट जाएगा और अल्फा की वैल्यू आपको आ जाएगी 12gx होल डिवाइडेड बाई दिस इज गोइंग टू बी योर L² प्लस 12x²। तो ये आपको आ गया है अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन हमसे मैक्सिमम अल्फा पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको इसके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर हमें इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाइए अपना कोशेंट रूल। सबसे पहले आपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया मल्टीप्लाइड बाय योर डिनोमिनेटर माइनस, उसके बाद आपने न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ा है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये आपको आने वाला है 24x होल डिवाइडेड बाई वॉट एवर इट इज देयर इन योर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर तो 0 में जाके ही मिल जाएगा, तो क्यों ना हम इसे चुपचाप से सिंपली इतना ही लिख दे, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये 12g आपका खत्म हो गया है, एंड हियर यू हैव L² प्लस 12x² माइनस 24x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ रही है अगर आप ध्यान से देखें तो वो है L/√12। अब इस x की वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में हमें बस डालना है, राइट। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ओह पर्पल इज वेरी बैड। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है 12g मल्टीप्लाइड बाई L/√12 अपॉन L² प्लस 12x² की वैल्यू अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो वो L² के ही बराबर है, तो दिस इज नथिंग बट योर L²। सो दिस बिकम्स योर √12gl डिवाइडेड बाई 2L² विच इज नथिंग बट g/L/√3। सो बेसिकली 3 टू द पावर हाफ। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो पावर 1/4 है, तो इसे 1/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते थे 9 टू द पावर 1/4, यानी कि जो n की वैल्यू है वो है 9। क्लियर है एकदम? चलिए, आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम सही लग रही है, समझ में आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सवाल जो है काफी अच्छा सवाल, जहां पे आपको फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाना आना चाहिए।
इस सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसका मास वास आपको दिया है, धागे से आप वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। हमसे कहता है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी सिस्टम ना तो आपको रोटेट करने वाला है ना ही आपको नीचे गिर रहा है, सिस्टम एज इट इज रखा हुआ है। इसका मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी सिस्टम पे जीरो है। अब यहां पे आप लॉजिकली देख सकते हैं कि अगर कैपिटल एफ ऊपर लग रहा है तो उसके वजह से टॉर्क का जो डायरेक्शन है, जो एफ का घुमाने का टेंडेंसी है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब फ्रिक्शन को 100% अप दी प्लेन लगना पड़ेगा इस वाले सिलेंडर पे, ताकि वो अपना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगा के उस सिलेंडर को रेस्ट पे रख सके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रख सके। ओके सर, सो ये आपका फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था। अब सबसे पहले यहां पे तो आप नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो अगर करो, नेट टॉर्क जो है वो अगर जीरो है तो आप देख सकते हैं कैपिटल एफ का टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर, फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर अबाउट दिस सेंटर, यानी कि आपका कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ के बराबर होना चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है सर। अब आ जाइए यहाँ पे और फोर्सेस दिखाने के लिए, आपका एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल, और यहाँ पे तो आपने फ्रिक्शन दिखा ही दिया है, राइट। तो ये सारे फोर्सेस तो हमने जाना है। दिस इज योर एम जी साइन थीटा की जगह साइन अल्फा लिख दो, दिस फेलो इज योर एम जी कॉस अल्फा, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर फ्रिक्शन। अब क्योंकि हमने सारे फोर्सेस को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ही रिजॉल्व किया है, तो कैपिटल एफ को भी वैसे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कैपिटल एफ को भी बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो, एक फोर्स ऐसा निकल के आएगा और एक फोर्स ऐसा निकल के आएगा, राइट। तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये आपको आने वाला है एफ साइन अल्फा एंड दिस फेलो इज टर्निंग आउट टू बी एफ कॉस अल्फा, राइट। आप यहाँ पे चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा ही निकल के आएगा, ठीक है, यू कैन इजीली सी दैट, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपका अलोंग द प्लेन भी नेट फोर्स जीरो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी नेट फोर्स जीरो है। सो इफ यू डू दैट ओवर हियर, तो डाउन द इंक्लाइन आपका जो फोर्स है दैट इज योर एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर के डायरेक्शन में एफ साइन अल्फा और स्मॉल एफ है, सो दिस बिकम्स योर एफ साइन अल्फा प्लस स्मॉल एफ। लेकिन स्मॉल एफ तो है वो कैपिटल एफ के बराबर है, कैपिटल एफ के बराबर है, तो क्यों ना हम यहाँ पे कैपिटल एफ ही लिख दे। सो यहाँ से आप देखिए आपको कैपिटल एफ की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज योर एम जी साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा, राइट। और यही आपको फ्रिक्शन के भी बराबर है। ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन, और दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल टू दिस फोर्सेस, राइट। सो नॉर्मल प्लस योर एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू योर एम जी कॉस ऑफ अल्फा। तो यहां से आप चाहो तो नॉर्मल को लिख सकते थे एम जी माइनस कैपिटल एफ ब्रैकेट में योर कॉस ऑफ अल्फा, और हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू ऊपर अभी अभी हमने निकाली है तो उसको यहाँ ला के डाल दीजिए। सो दिस फेलो बिकम्स योर एम जी साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा, और बाहर में कॉस अल्फा है। देखने में खतरनाक है लेकिन बहुत आसानी से आप इसको शो कर सकते हो, ये आपको चुपचाप से आ जाएगा एम जी कॉस अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये आपको नॉर्मल की वैल्यू आ गई है। अब हमसे सवाल में पूछा गया था कि मिनिमम रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि आपको ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेशनरी रहे। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो लगता है बॉडी पे वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, राइट। एफ मैक्सिमम से तो ऊपर फ्रिक्शन लग नहीं सकता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी योर एम जी साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखी पड़ी है, दिस इज योर एम जी कॉस अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 प्लस साइन अल्फा खत्म है, आपका mg से mg खत्म है, यानी कि आपका जो म्यू आ रहा है दैट इज मोर देन इक्वल टू tan अल्फा विच इज योर tan 37 डिग्रीज। हमसे मिनिमम पूछा है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू tan 37 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम तो इक्वालिटी पे होल्ड करेगा। सो दिस इज योर 3/4, यानी कि 4 इंटू म्यू इज इक्वल टू
3, और हमसे यही पूछा था कि बताइए 4 म्यू की वैल्यू कितनी है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3. राइट. सो अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कम ऑन, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. ये सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है OA, जिसका लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है. आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वो इंक्रीज कर रही है. बेसिकली हमसे पूछता है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. जैसे ही आपने धागे को कट किया, द मोमेंट यू कट इट, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण ये बॉडी नीचे गिरेगी. टॉर्क लगेगा बॉडी का mg के कारण, लेकिन यहां पे mg सेंटर ऑफ मास से तो पास करेगा नहीं, क्योंकि बॉडी का मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. तो इसमें हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. आप यहां पे बोलोगे क्या, आप यहां पे बोलोगे कि भैया x पे जाके एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. x पे जाके dx लेंथ का हमने एक छोटा सा ये एलिमेंट कंसिडर करा है. राइट. अच्छा, अब इसका मास कुछ dm होगा, जिसके वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में dmg फोर्स लग रहा होगा. सबसे पहली बात तो ये है कि इस dm की वैल्यू कितनी है. तो भैया वो हो जाएगा आपको मास डेंसिटी, दैट इज लैम्डा नॉट x इनटू लेंथ, दैट इज योर dx. अब इस dmg के कारण इसके अबाउट, इस हिंज के अबाउट एक छोटा सा d टॉर्क लग रहा होगा, है ना. तो वो d टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी. दिस d टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म लेंथ, यानी कि x. टोटल टॉर्क चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे. लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल L. आपका रॉड 0 पे शुरू हो रहा है और L पे जाके खत्म हो रहा था. सही है सर, शानदार. तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो dm की वैल्यू इतनी है, यहां पे लाके इसको डालो. दिस इज योर लैम्डा नॉट x dx. ग्रेविटी आएगा और एक x ऑलरेडी यहां पे है. सो इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे आपका लैम्डा नॉट g कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर निकालो. लैम्डा नॉट g बाहर निकल गया. इंटीग्रल x स्क्वायर dx, लिमिट 0 से लेके कैपिटल L. तो ये आपको आ जाता है लैम्डा नॉट g कैपिटल L क्यूब डिवाइडेड बाई 3. तो आपने भैया टॉर्क निकाल लिया. अब टॉर्क होता है आपको I इंटू एल्फा. तो अल्फा निकालने के लिए टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना होगा, लेकिन यहां पे आप ml स्क्वायर बाई 3 का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते. राइट. तो यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके. इस छोटे से dm मास का इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट करोगे. सो dm की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा नॉट x dx, और ऑलरेडी एक x स्क्वायर यहाँ पे है. सो इफ यू सी केयरफुली, ये आपको लैम्डा नॉट x क्यूब इंटू dx आ रहा है, लिमिट 0 से लेके कैपिटल L. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ जाएगा लैम्डा नॉट L टू द पावर 4/4. सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. खत्म. सो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस फेलो डिवाइडेड बाई this fellow. So this is your lambda naught g L cube by 3 whole divided by lambda naught L to the power 4/4. right. So lambda naught खत्म, L cube से ये 4 खत्म. So this is your 4g by 3L, which is your option number C. Clear है एकदम. Let's move to the next question. right. Question number 7. Now 2020 JEE एडवांस में आपको एक सवाल आया था which was inspired by this particular question. यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है. हमारे रिविजन सीरीज का जो थर्ड पार्ट है रोटेशन का, उसके लास्ट स्क्रीन में भी आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है. यहाँ पे आपको कहता है कि आपके पास एक बड़ा सा स्फीयर है और ये एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है. हमसे कहता है कि इस ऑब्स्टिकल की मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट क्या होनी चाहिए ताकि आपको ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, वो रेस्ट पे रहे. वो टॉपल नहीं करने चाहिए, वो इसके ऊपर ऐसे उठ के घूम नहीं जाना चाहिए. तो यहां पे आपको लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करना है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे ये होता है, कि जो आपका ये स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास शुड लाई वर्टिकली अबव दिस पॉइंट जिसके अबाउट ये अटका हुआ है. इसके ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास. तो वो हो गया आपका लिमिटिंग केस. सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम ओवर हियर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये हो गया आपका ऑब्स्टिकल, आर यू एबल टू सी? लेट अस शेड इट अ लिटिल बिट. तो ये आपका ऑब्स्टिकल है जिसका हाइट
जिसका हाइट जो है दैट इज योर स्मॉल h। तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास को हमने ठीक इस ऑब्स्टिकल के इस वाले एज के ऊपर बनाया है। अगर आपका इस ऑब्स्टिकल का हाइट इससे छोटा हो गया तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस एज के राइट साइड हो जाएगा और फिर mg का टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा और ये बॉल घूम जाएगी उसके अबाउट। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस h की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को फॉलो कीजिए। इफ यू सी दिस कंस्ट्रक्शन ओवर हियर प्रॉपरली, ये वाला आपको कैपिटल R है। अगर ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री आप देखेंगे कि ये एंगल भी थीटा निकल के आने वाला है और ये वाली जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी R माइनस एच, क्योंकि ये आपको h था तो R माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट R cos theta is equal to R cos theta in this particular triangle is equal to R minus h, यानी h की वैल्यू है R into 1 minus of cos theta which becomes your option number D। ठीक है, ये चीज़ आप प्लीज़ खुद से क्रॉस चेक ज़रूर से कीजिएगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ रहा है। कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है वो। राइट, ग्रेट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ओल्ड IIT JEE का क्वेश्चन है 1991 का, और हमने देखा था कि किस तरीके से 2021 में ओल्ड IIT JEE का काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। ये भी उनमें से एक है जो कि पूछा जा सकता है इस बार। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको मोर देन वन करेक्ट है, लेकिन आप इसे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें जहां पे आपको सभी ऑप्शन को चेक करना था। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ 6a है, मास 8m है। इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, यानी कि ये फ्री टू रोटेट है, फिक्स्ड नहीं है इसका भी एक्सिस। 2 point masses m and 2m moving in the same horizontal plane with velocity 2v and v respectively strike the bar और जाके चिपक जाता है। ठीक, अच्छा, हमको बेसिकली क्या क्या निकालना है? डिनोटिंग एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी बाय ओमेगा ई एंड वी सी, हमें ये सब चीज़ें निकालनी है। ओमेगा ई एंड वी सी आफ्टर द इम्पैक्ट, कि आफ्टर द इम्पैक्ट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या है, सिस्टम का ओमेगा क्या है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है। तो ये डायग्राम आपके पास टकराने से पहले का है, और हम लोग एक डायग्राम और बना लेते हैं टकराने के जस्ट बाद का। जस्ट बाद का भी एक डायग्राम हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये आपका सेंटर है, राइट। यहाँ पे आपका एक मास आके चिपकने वाला है, यहाँ पे भी आपका एक मास आके चिपकने वाला है। ये m मास है, ये आपका 2m मास है। ये वाला मास इस वाले सेंटर से आपको a दूरी पे है और ये वाला मास आपको 2a डिस्टेंस पे है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और बात देखिए, टकराने से पहले इस रॉड का सेंटर तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे था, लेकिन टकराने के बाद आपको ये पूरा जो सिस्टम है अभी भी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रॉड के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट मास का दूरी a है और इस वाले पॉइंट मास का दूरी 2a है। तो आपने शायद पढ़ा होगा m1 r1 अगर m2 r2 के बीच में है, बराबर है। अगर m1 r1 आपको m2 r2 के बराबर है तो यही आपका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे देखिए 2m into a, 2a into m, so the product are equal. So still we can say that कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है अभी भी वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही है, अभी भी वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे है। अच्छा, तो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी vc आ गया है और ये ओमेगा से घूम रहा है। क्लियर है? आपको ऐसे सिचुएशन में दो इक्वेशन लिखना आना चाहिए। वन इज योर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये फ्री एक्सिस कोलिजन है, राइट, फ्री कोलिजन है। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर भी होगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी होगा। अगर हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो टकराने से पहले लेट अस टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज योर पॉजिटिव, तो 2mv, राइट, टकराने से पहले मोमेंटम है 2mv, टकराने से पहले इसका मोमेंटम है -2mv, तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेंगे। सो -2mv इज इक्वल टू बाद में सिस्टम का जो टोटल मास है दैट इज योर 2m प्लस स्मॉल m प्लस 8m मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि आपका LHS 0 हो रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था, विच मीन्स ए ऑप्शन सही है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा अपने को चेक करना चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टकराने से पहले आपका रॉड रेस्ट पे था, राइट। इस वाले का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, इस वाले का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, वो पहले अपने को लिख लेना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एंगुलर मोमेंटम का सेंस ऐसा है और इसका एंगुलर मोमेंटम का सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप दोनों के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करोगे। सो 2m मास का हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्लस m मास इंटू 2v और डिस्टेंस है 2a। दिस इज इक्वल टू टकराने के बाद सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है तो I इंटू ओमेगा करोगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, है ना। तो 2m मास का हो जाएगा 2m इंटू ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा मास इंटू 2a का होल स्क्वायर विच इज योर 4a स्क्वायर प्लस रॉड का ml स्क्वायर बाई 12। तो रॉड का मास 8m है, L की जगह 6a है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 36a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट साइड में आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में 4 और ये 6 है। सो 6mva इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपको हो जाएगा 3, तो 3 8 24, 24 8 30। सो दिस इज योर 30ma स्क्वायर। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना आ रहा है, दैट इज योर 30ma स्क्वायर, राइट, इनटू ओमेगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका यहाँ पे m और m कट जाएगा, दिस इज योर a से एक a भी चल जाएगा और 6 से ये 30 कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको आ रही है v/5a विच मीन्स ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट, लेकिन B आपका इसका मतलब गलत हो गया है। क्लियर है। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिस्टम का टोटल एनर्जी आफ्टर द इंपैक्ट। सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट योर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखिए यहाँ पे साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका काम पढ़ने वाला था। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30ma स्क्वायर और ओमेगा हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। सो दिस फेलो बिकम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25a स्क्वायर एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट 3/5 mv स्क्वायर। तो हो सकता है कि इसमें से एक कोई चीज आपसे पूछ लिया जाए या फिर हो सकता है तीनों ही पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सवाल एकदम क्लियर है। अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ना इवन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ये वैरायटी आपने 2021 जेईई मेंस में सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे आपका बॉल रोल नहीं कर रहा था, यहाँ पे प्योर रोलिंग भी हो रहा है। हमसे सवाल में कहता है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है नीचे की तरफ, तो हमने सिर्फ हेमीस्फीयर बनाए हैं, पूरा स्फीयर बनाने का जरूरत था नहीं। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको एक और सॉलिड स्फीयर है, राइट। लेकिन इस बार हमें कहता है कि इसका डायमेंशन है, ये कोई बहुत स्मॉल सॉलिड स्फीयर नहीं है। आपको सवाल में कहता है अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट ब्रेक्स फ्रॉम द स्फीयर इज हाउ मच। तो होने क्या वाला है, आपको ये जो बॉल है वो रोल करता 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 लेटस से यहाँ तक आया। अब क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे ना वो कांटेक्ट लूज कर देगा। तो हमसे पूछता है कि जब कांटेक्ट लूज हुआ था तब इसका ओमेगा कितना है, राइट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सो यहां पे सबसे पहले तो प्रॉपर डायग्राम बना देते हैं। इस लाइन को जोड़ लिया, इस लाइन को जोड़ लिया, और अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास वो इस डॉटेड लाइन पे है, वो इस डॉटेड ट्राजेक्टरी पे है। तो सेंटर ऑफ मास का जो रेडियस होगा, ये जो डॉटेड लाइन जिस सर्कल का हिस्सा है उस सर्कल का रेडियस तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r है ना। कैन यू सी दैट दिस लेंथ इज नथिंग बट योर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। चलिए इसे d नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बॉल आपका यहां पे आया है तो इसकी वेलोसिटी कुछ v रही होगी एंड यकीनन ये आपको घूम भी रहा है, राइट। इस बॉल पे आपको mg cos थीटा ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल आपको इस तरीके से लग रहा होगा, नॉर्मल, लेकिन हम चाहते हैं कि जीरो हुआ होगा उस वक्त। सो दिस इज योर mg cos थीटा, दिस फेलो इज योर थीटा, राइट। अच्छा, तो क्या आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको इस समय जब आपका नॉर्मल जिस मोमेंट पे जीरो हुआ होगा उस समय mg cos थीटा ही आपको mv स्क्वायर बाई r के बराबर था। तो यहां पे आपको mg cos थीटा ही mv स्क्वायर बाई और r की जगह d लिखोगे,
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो फिलहाल डी लिख देते हैं, ये इसके बराबर रहा था। यानी कि आपको जो कॉस थीटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू जी, डी इंटू जी। और दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पे लिखोगे एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से गिरता गिरता यहाँ तक आया है। So what is the loss in height? What is the loss in height? That also you can see very easily, this loss in height, है ना, ये आपको हुआ है loss in height। तो ये loss in height कितना है? This is your d bracket 1 minus cos theta, है ना, आप इसको निकाल सकते हैं, right? So this is your loss in height h. So you can write that loss in potential energy, which is mgd 1 minus of cos theta is equal to gain in total kinetic energy। आपका बॉल के पास वेलोसिटी भी है और ओमेगा भी है, तो टोटल कैसे लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस 1, सॉलिड स्फीयर के लिए के 2/5 होता है प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे आपका m से m खत्म हो जाने वाला है, दिस इज योर g इंटू डी 1 माइनस, और cos थीटा इक्वेशन नंबर 1 में अभी अभी आपने डिराइव किया है, v स्क्वायर बाई डी जी है, दिस इज योर हाफ v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7/5, राइट। सो अगर इस जी डी को अंदर भेज दे, सो दिस बिकम्स योर g इंटू डी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू योर v स्क्वायर 7/10। क्लियर है एकदम? अच्छा, नाउ यहां पे क्या किया था हमने, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, राइट। अब यहां पे ये जीडी है, इस वी स्क्वायर को अगर आप राइट साइड ले जाओ तो ये आपको हो जाएगा 17 वी स्क्वायर बाई 10, और यहां से आपको जो v निकल के आ रहा है दैट इज योर 10 जी डी डिवाइडेड बाई 17 का अंडर रूट। लेकिन हमसे v तो पूछा नहीं, हमसे पूछा था ओमेगा। सो ओमेगा आपको क्या है, ओमेगा इज योर v बाई आर, v बाई स्मॉल आर, राइट, है ना। इस सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से, तो v बाई आर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओमेगा आपको हो जाएगा v बाई आर, तो ये हो जाएगा 10 जी डी की वैल्यू r प्लस स्मॉल आर थी, दिस इज योर 17, और 1 बाई आर में अगर r को अंदर भेज दिया तो ये आपको हो जाएगा r स्क्वायर। सो दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये वैरायटी वर्क एनर्जी पावर में या फिर वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में आपने करी होती है, लेकिन वहां पे बॉडी आपका रोल नहीं कर रहा था, यहाँ पे बस रोल कर रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया है। और एक और चीज को ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास है जो बॉल का, उसका आर्क का रेडियस है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो इस सवाल को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ इसका स्मॉल l है, एंड इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट कैन मूव फ्रीली। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और स्मूथ सरफेस पे है, मूव कर सकता है फ्रीली। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड शुड अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक ऑन द रॉड सच दैट द पॉइंट p एट अ डिस्टेंस l/3 फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट जस्ट आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन। सवाल को पढ़ लिया है, अब चलिए डायग्राम की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक पार्टिकल है m मास का, और वो सेम मास के रॉड से जाके टकराने वाला है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से, तो रैंडमली हमने माना है कि किसी x डिस्टेंस पे है, समझिएगा बात को, x डिस्टेंस पे है। अच्छा, अब सेंटर से ऊपर एक पॉइंट है P, सेंटर से ऊपर एक पॉइंट है P, और अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो टॉप मोस्ट से l/3 पे है, तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा l/6, ताकि l/6 प्लस l/3 l/2 हो जाए। तो आपको पता चल गया कि भैया ये जो आपकी दूरी है ना, दिस दूरी इज l/6, राइट। हमसे कहता है कि ये बताओ दैट एट what distance from the center of the rod should a particle of mass m strike, ताकि जो P पॉइंट है वो एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट के लिए रेस्ट पे होना चाहिए आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इस P पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें, टकराने के बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2 है, रॉड के सेंटर ऑफ मास का पास एक ओमेगा भी आ जाने वाला है, तो इस P पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी के कारण v2 होगा, और ओमेगा के कारण इधर की तरफ ओमेगा l/6 होगा। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे हो तो V2 जो है वो ओमेगा L/6 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, और हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है? एक होता है मेरे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना है? अबाउट दिस सेंटर, सॉरी लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं तो सिस्टम का मोमेंटम सिर्फ mv0 होगा। टकराने के जस्ट बाद इस मास का मोमेंटम हो जाएगा mv1 और रॉड का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v2, राइट। तो यहां से आपका m से m खत्म हो गया है। सो यू हैव v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, राइट। और एक लिखोगे आप इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पार्टिकल का हो जाएगा mv0 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाद में पार्टिकल का है mv1 इंटू एक्स प्लस रॉड का हो जाएगा I इंटू ओमेगा। रॉड का I होता है ml²/12 और ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो m आपका खत्म हो जाने वाला है। अगर हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा v0 इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा L²/12x, इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट करें फ्रॉम 2 एंड 3, क्या आपको दिख रहा है कि जब ये दोनों v0 है, जब ये दोनों v1 है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होना चाहिए। तो आपको भैया v2 इज इक्वल टू ओमेगा L²/12x मिल गया है, राइट। और v2 जो है ओमेगा L/6 के बराबर होना चाहिए। सो बेसिकली ये आपको ओमेगा L/6 के बराबर भी होना चाहिए। अब तो गेम ओवर हो गया, ओमेगा से ओमेगा खत्म, स्क्वायर से एक L खत्म, 6 से ये 2 खत्म। तो यहां से आपको x जो है L/2 आता दिख रहा होगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बॉल है उसको एग्जैक्टली इस एज पे ही टकराना चाहिए था। तब क्या होता, आपका पी पॉइंट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता आफ्टर द इंपैक्ट। क्लियर है? चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। इस वाले सवाल में क्या कहता है हमसे कि आपके पास फिर से एक रॉड है m मास का, उसका लेंथ l पकड़ लीजिए, एक और पार्टिकल है m मास का, और लेट अस से कि वो आपको v0 वेलोसिटी से रॉड से टकराने वाली थी। हमसे सवाल में एक और बात क्या कहता है कि अब जो आपको ये पार्टिकल टकरा रहा है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम वन एंड इलास्टिकली। समझिएगा, L/4 फ्रॉम वन एंड इलास्टिकली। तो यहां से L/4 है, अगर इसका मतलब यहां से भी तो L/4 ही होगा। तो क्यों ना हम ऐसा बोल ले कि रॉड के सेंटर से ये जो दूरी है दैट इज योर L/4। सो दिस इज नथिंग बट योर L/4. The distance, now this is interesting, the distance traveled by the center of the rod after the collision when it has completed 3 revolutions will be how much? टकराने के बाद क्या हुआ है? टकराने के बाद आपका जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी v1 है, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी v2 है और रॉड के पास एक ओमेगा भी है। अब क्या होगा कि ओमेगा के कारण रॉड आपको घूम रहा होगा, लेकिन v2 के कारण आपको रॉड आगे भी जा रहा है। हमसे कहता है कि जब ये रॉड 3 चक्कर लगा लिया है, 3 कंप्लीट रोटेशन जब ये कर चुका है, बताइए उतने देर में सेंटर ऑफ मास आगे कितना मूव कर गया था। तो इस सवाल में आपको v2 और ओमेगा के बीच में रिलेशन लाना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा फंडा है, आप सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम शुरुआत में इतना है और बाद में सिस्टम का जो मोमेंटम है वो इतना है, यानी कि आपके पास अगेन v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये इक्वेशन तो है। और दूसरा, ये जो सेंटर है उसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो टकराने से पहले एंगुलर मोमेंटम है mv0 इंटू L/4, टकराने के बाद है mv1 L/4 प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम ml²/12 इंटू ओमेगा। तो अगेन आपका m से m खत्म है, l से ये स्क्वायर खत्म और 4 और ये 12 को 3 हो जाएगा। सो दिस फेलो बिकम्स v0 इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा L/3। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें तो आप देखेंगे कि आपका जो v2 है वो कुछ नहीं ओमेगा L/3 के बराबर है। अब ये आप अपने दिमाग में रखिए, इसका इस्तेमाल अब होने वाला है। अब
आपसे कहता है कि आपका रॉड जो है वो 3 चक्कर लगा लिया है, तो 3 चक्कर लगाने में रॉड को कितना टाइम लगा होगा? क्या आप ये कह नहीं सकते हैं कि टी जो होगा दैट इज थीटा बाई ओमेगा, टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, जहां पे थीटा कितना है? 3 चक्कर का मतलब होता है 6 पाई रेडियन अपॉन ओमेगा। और इतने ही देर में आपका जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस कर गया होगा? स्पीड इनटू टाइम, सेंटर ऑफ मास का स्पीड v2 है, टाइम t लगा है, सो दिस बिकम्स योर 6 पाई v2 अपॉन ओमेगा। और क्या हमारे पास v2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है? यहाँ पे है, तो v2 बाई ओमेगा तो l बाई 3 के बराबर है। दिस फेलो इज योर l बाई 3, सो द आंसर इज 2 पाई इंटू l। हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बहुत परफेक्ट है आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए, राइट? ओके, नाउ दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन ऑन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज रेडियस ऑफ गायरेशन के कॉन्सेप्ट पे। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, राइट? एक ए बी एक्सिस है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r बाई 4 फ्रॉम दिस डायमीटर। तो इसके अबाउट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो अगर हमने इस बॉडी का मास m मान लिया है, तो यहां पे आपको सिंपल सा फंडा जो पता होना चाहिए कि इसके डायमीटर के अबाउट, इसके अबाउट जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज नथिंग बट योर 2/5 mr²। अगर हमने इस हेमिस्फीयर का ही मास m माना है, राइट, तो ये आपको 2/5 mr² ही होगा, राइट? अगर ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता और पूरे सॉलिड स्फीयर का मास m होता, फिर आपने इसमें से आधा काट दिया होता, तो फिर इसका मास m/2 था। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि लेट अस से कि इस पूरे हेमिस्फीयर का ही मास कैपिटल M है। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं होता है, और ये डिस्टेंस क्या होती है? 3r/8। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? लेट अस से दिस इज IC, हाँ, और ये वैल्यू है IAB। अब आपको यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये डिस्टेंस भी तो 3r/8 ही है, ये डिस्टेंस भी तो 3r/8 है। एक काम करते हैं, इसको d बोल देते हैं, तो ये डिस्टेंस भी d है। तो क्या आप देख सकते हैं कि हम कैपिटल I को लिख सकते थे IC प्लस MD²। ये जो आपको कैपिटल I है उसे हम लिख सकते थे IC प्लस MD², और ये जो आपका IAB है उसे भी हम लिख सकते थे IC प्लस MD², राइट? MD²। एक बारी हमने इन दोनों के बीच में लगाया और एक बारी हमने इन दोनों के बीच में लगाया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बेसिकली बराबर ही है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस इज नथिंग बट योर 2/5 mr²। तो ये सवाल तो आसान हो गया। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज योर 2/5 mr² डिवाइडेड बाई मास। सो द आंसर इज गोइंग टू बी योर √2/5, और r आपका बाहर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर D। क्लियर एकदम? आई होप सो। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ ये क्वेश्चन जो है, ये कॉन्सेप्ट आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो बाइनरी स्टार सिस्टम का, राइट? सवाल में कहता है कि आपके पास एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टार्स, A जिसका मास इतना है, स्टार B जिसका मास इतना है, राइट? सो बेसिकली बाइनरी स्टार क्या होता है? आपके पास लेट अस से एक मास यहाँ पे m1 है और एक मास यहाँ पे आपके पास m2 है। तो ये दोनों मास अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, m2 मान लेते हैं और इसको अपने m1 मान लेते हैं। तो दिख रहा है कि m2 भारी है, तो सेंटर ऑफ मास m2 के पास ही होगा, है ना? तो m2 जो है इसके अबाउट घूम रहा है, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है। एट द सेम टाइम m1 भी इसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो दोनों घूम रहा होता है अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, राइट? और एक और खास बात होता है, दोनों का ओमेगा सेम होगा। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाला भी ओमेगा से ही घूम रहा है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? ये डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस r2 मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से। अब आपको बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ दिस सिस्टम अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी। तो m2 वाला स्टार बी था। अच्छा, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? पूरे सिस्टम का वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2। तो आपसे क्या पूछा? आपसे तो रेशियो पूछा है ना। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि L1 प्लस L2 अपॉन L2, राइट? सो दिस फेलो इज नथिंग बट योर L1 बाई L2 प्लस 1। नाउ व्हाट इज L1? व्हाट इज L1? L होता है I इंटू ओमेगा। I इंटू ओमेगा आप कर सकते थे यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। या फिर आप यहाँ पे M I क्या होता है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, और I आपको होता है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो m1 के लिए m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1। सो यहाँ से आपका ओमेगा से ओमेगा तो खत्म हो गया है। दिस इज योर m1 बाई m2। अब R1 R2 का चक्कर है, तो भैया C तो कॉमन सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है ना। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से कि M1 R1 जो होगा M2 R2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो R1 बाई R2 है, आपका जो R1 बाई R2 है, दैट इज नथिंग बट M2 बाई M1। तो यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा M2 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपको सिंपली कितना हो जाएगा? यहाँ से तो आपका M1 से एक स्क्वायर खत्म, M2 से एक स्क्वायर खत्म, दिस इज M2 बाई M1। M2 की वैल्यू है 11 ms और इसकी वैल्यू है 2.2 ms प्लस 1। सो दिस इज योर 5 प्लस 1 विच इज योर 6 एंड दैट इज योर आंसर। सो अगेन अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन जो कि आपके ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को भी चेक कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी लग रहा है और रोटेशन तो लग ही रहा है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, उसके फंडे पे बेस्ड है। अ ब्लॉक ऑफ मास m4 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K is equal to 32 Newton per meter by a rope that hangs over a pulley of mass. पुल्ली का मास है कैपिटल M8 kg. If the system starts from rest with the spring unstretched, शुरुआत में स्प्रिंग का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट फॉल्स 1 मीटर। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहां पे आपका ये ब्लॉक अगर 1 मीटर फॉल किया है तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन भी आपको 1 मीटर का आया होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन भी, लेट्स रिमूव दिस रेड कलर, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, स्प्रिंग में इलोंगेशन भी 1 मीटर का आया है और ये ब्लॉक भी आपको 1 मीटर से नीचे गिरा है। और जब ये ब्लॉक आपको गिर के 1 मीटर नीचे गिरा होगा, ब्लॉक के पास आपको कुछ वेलोसिटी v होगी, तो आपको ये पुल्ली भी घूम रहा होगा, पुल्ली भी आपको ओमेगा से घूम रहा होगा, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट v बाई आर, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द पुल्ली। सो हुआ क्या, इस पूरे सिस्टम ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, ब्लॉक ने एक हाइट लूज किया। ध्यान से समझिएगा, सिस्टम ने कुछ लूज किया होता है और कुछ गेन किया होता है। सिस्टम ने क्या लूज किया है? सिस्टम ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, लेकिन सिस्टम ने फिर कुछ गेन भी किया, और दोनों बराबर होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, स्प्रिंग एनर्जी गेन किया है, सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी भी गेन किया है, जहां पे ब्लॉक के पास भी एनर्जी है और उस पुल्ली के पास भी एनर्जी है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो मास की वैल्यू क्वेश्चन में 4 है, ग्रेविटी जो है कुछ दिया नहीं है तो 9.8 पकड़ लेंगे, हाइट 1 मीटर है, दिस इज योर हाफ के, के की वैल्यू 32 है, 1 की वैल्यू एक्स की वैल्यू भी 1 है, प्लस हाफ एम की वैल्यू 4 है और हमें v निकालना है, सो v को v स्क्वायर रखा है, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है, तो आपको क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, पुल्ली को आप एक डिस्क की तरह ट्रीट करोगे। सो अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये आपको हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा जो है वो आपको v बाई आर के बराबर है। सो दिस बिकम्स योर, इसको कैपिटल आर कर दो, सो v स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका रेडियस स्क्वायर खत्म है, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई 4 है, बेसिकली mv स्क्वायर बाई 4 है, तो वही कर देते हैं ना, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द पुल्ली विच इज योर 8 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर, राइट। सो दिस बिकम्स योर 2, this also becomes your 2, right?
अच्छा 4 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? दिस इज योर 4 8 32 तीन हाथ एंड 4 9 36, सो 39.2 इज इक्वल टू, ये हो गया 16 प्लस 2v is nothing but your 4v square, right? तो this becomes your 4v square is equal to 23.2 एंड यहाँ से आपका जो v आ रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 5 20.8, 5.8 का अंडर रूट जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 2.4 के आसपास होगा, बिकॉज 24 का स्क्वायर होता है हाउ मच? 576. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर एकदम? चलिए, तो कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर सकते थे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, राइट? कुछ बच्चे सोच रहे कि सर से 15 सवाल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे कि सवाल बीच बीच में काफ़ी लेंदी थे और अच्छे लेवल के थे. तो कम सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे सवाल करना ज़रूरी है. ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन अ प्रीवियस ईयर ओल्ड IIT-JEE क्वेश्चन. सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक कारपेट है जिसका मास m है एंड इट इज मेड ऑफ इनएक्सटेंसिबल मटेरियल, यानी कि उसका लेंथ बढ़ेगा नहीं, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ in the form of a cylinder of radius capital R and is kept on a rough surface. The carpet starts unrolling without sliding. अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है, राइट? और लग भी रहा होगा तो उसका कोई वर्क डन नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. When a negligibly small push is given to it, the horizontal velocity of the axis of cylinder part of the carpet when its radius reduces to r/2. Okay, interesting question. ध्यान से देखिएगा. सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास ना एक ऐसा कारपेट है जो कि रोल किया हुआ है, इस तरीके से होता है ना, ऐसा 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 करके रोल है. ठीक है? अब हो क्या रहा है, आपने इसको एक जेंटल सा लेटर से पुश दिया है, जेंटल सा पुश. तो ये जो है ना, अब जनाब आपको वो अनरोल होना चालू होगा. तो कुछ दूर जाके, कुछ दूर आगे जाने के बाद इसका रेडियस r/2 हो गया है. अब ये छोटू सा हो गया. अब देखिए, ये अनरोल होते होते छोटा सा हो गया है, तो इसके पास कुछ ओमेगा भी होगा और इसके सेंटर ऑफ मास के पास लेटर से कुछ वेलोसिटी v भी है, राइट? तो शुरुआत में इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे था? कैपिटल R हाइट पे. अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? सो कैपिटल R/2. तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो देयर इज अ लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन भी किया है. अच्छा, अब सो बेसिकली इसको आप एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना? ये आपको पीछे भी कुछ होगा. सो बेसिकली आप इसे सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो अभी शुरुआत में इसका मास कितना है? शुरुआत में अभी इसका मास है, अगर हमने मास डेंसिटी को रो मान लिया है, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट योर πr². इसका जो डेप्थ है वो अगर हम t पकड़ ले तो ये इसका अभी मास है. अभी इसका मास कितना है बाद में? अब बाद में जो इसका मास है दैट इज योर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई पाई, रेडियस r/2 है तो r²/4 इंटू थिकनेस. यानी कि अगर हमने इसके इस वाले मास को कैपिटल M बोला है तो ये वाला मास आपको हो जाएगा कैपिटल M/4. ठीक है? अच्छा, सो व्हाट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? शुरुआत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था mgr, बाद में कितना हो गया है? मास है m/4, ग्रेविटी g है और सेंटर ऑफ मास का हाइट है सरफेस से r/2. सो दिस इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसके बदले में सिस्टम ने गेन किया है काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे आप फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको रोल कर रहा था, तो हाफ mv² k+1 मास हो जाएगा m/4 इस वाले का, राइट? mv² k+1 सिलेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हाफ प्लस 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है? अच्छा, तो m से m आपका खत्म हो गया है, gr माइनस gr/8 है. सो दिस बिकम्स योर gr माइनस gr/8 है तो 7gr/8 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स योर v²/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, राइट? सो यहाँ से आपका 8 से 8 खत्म हो गया है एंड v जो आ रहा है अगर आप ध्यान से देखिए तो वो आपको आ रहा है 14gr/3. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, राइट? सो आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर है और आप इस तरीके से स्मार्टली लिख पाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को,
राइट। और इन सवालों पे मास्टरी करने के लिए ज़रूर से आप इन्हें 2 से 3 बार सॉल्व करें। रैंक बूस्टर सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मूविंग चार्जेस एंड मेनी मोर चैप्टर्स। मिलते रहेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।